हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आपको फिजिक्स में सेकंड चैप्टर चला रहे थे और उसमें आपको गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन बताए और फिर आपको अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे। इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमको बताएंगे। आपने चैप्टर पढ़ा हो मेनली तो आपको गाउस के नियम के ऊपर क्वेश्चन इसमें हल करने हैं, पर फिर भी और भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा हैं, उनको सबको आपको करवाएंगे। पहले मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाया हूँ, फिर अतिलघुत्तरी प्रश्नों को करवाऊंगा, फिर कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को करवाऊंगा। कुछ लघुत्तरी को क्यों करवाऊंगा कि उसका कारण है कि आपने जब ये थ्योरी पढ़ी है तो वो सभी क्वेश्चन मैंने करवाए और मुझे कुछ अलग लगेंगे। उन बहुविकल्पी मतलब लघुत्तरी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये किताब की सहायता से हम बताएंगे आपको। ये मेरे हाथ में फिजिक्स की आपकी नोट। पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले, ठोस अचालक गोले, अचालक अचालक गोले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। वैसे क्वेश्चन आपको सीधे आंसर लिखना होता है, लेकिन कुछ चीजों को और समझाने के लिए मुझे एक इसमें वक्र भी बनाना है इस टॉपिक में, क्योंकि आपने यहाँ पर इस वाले टॉपिक को जब पढ़ा था उसमें आपने चार फॉर्मूले प्राप्त करे थे। लास्ट वाला जो 4th नंबर का है उसमें 0 आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले दिन में इसमें आपने ये क्वेश्चन पढ़े थे। पहला क्वेश्चन था पहला, गोले के बाहर, गोले के बाहर गोले के बाहर जो सूत्र आया था E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square आया है, R square ये स्मॉल r। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ा है वो ये था, गोले के पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर के लिए आपने ये सूत्र पढ़ा था, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square लिखा। इसके बाद गोले के बाहर पार्ट नंबर, गोले के भीतर गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आया था यहाँ पे E is equal to 1/4 pi epsilon naught QR upon RQ आया था, RQ। फिर इसके बाद यहाँ पे गोले के भीतर केंद्र पर आपने चौथा फॉर्मूला पढ़ा था, गोले के केंद्र पर और वहां पर ये सूत्र आपने पढ़ा था, ये था इसमें गोले के केंद्र पर E बराबर 0 आया है। अब आप इसमें ये देखेंगे यहाँ पर E समानुपाती 1/r² की स्थिति है। इससे आप देखेंगे यहाँ पर ये सबसे अधिकतम की स्थिति है। इसमें r का जो मान है, इसमें r का जो मान है वो इस स्थिति में आपको ये देखना है कि E जो होता है
मैक्सिमम होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें आर नहीं है, मैक्सिमम। आर का मान यहाँ पे 1 है, आर का मान कितना मान लिया 1। ई समानुपाती, अभी इसको बताएंगे, ई समानुपाती आर है और इसमें ई बराबर 0 आया है, यहाँ पे ई बराबर कितना है 0। इनमें आप देखिएगा, ये से देखिए और इसमें आपको यहाँ पे देखना है और इसको यहाँ पे देखना है और इसको देखना है। अब एक चित्र बना रहे हैं, वक्र बनाऊंगा मैं और उस वक्र में आप देखेंगे, मैं जो बता रहा हूं उसको आप देखेंगे ढंग से तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ये केंद्र है, इस केंद्र से जो केंद्र था O से प्रदर्शित करा था हमने, ये पृष्ठ है, ये बाहर है, ये बाहर और यहां पर ये केंद्र, ये पृष्ठ और यहां पर ये बाहर। इन स्थितियों को आप देखिए, यहां पे ये भीतर, चार स्थिति है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, यहाँ इस जगह पे भी स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखा था। आपको ध्यान होगा पृष्ठ पर के लिए स्मॉल r के ऊपर आपने कैपिटल R लिखा था, तो स्मॉल r के ऊपर कैपिटल R होगा। दोबारा सुना एक बार फिर, आपने गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, तो उसमें स्मॉल r के ऊपर कैपिटल R लिखा था। तो देखो पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है, पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R तो हमने लिखा था। केंद्र पर यहां पर r बराबर 0 लिखा था। r, जब इस टॉपिक को आपने हल करा था, स्मॉल r इक्वल टू 0 लिखा था इसमें। और फिर ये इधर की स्थिति है, वो कहां की स्थिति है बताओ, r बड़ा था, बाहर के लिए आपने अब करा था r बड़ा था और ये छोटा था, कैपिटल R। यहां पे बताओ r बड़ा है और कैपिटल R छोटा है। यहां पर क्या था, अंदर के लिए अंदर जाएंगे तो यहां से यहां तक अंदर की ओर जाने पर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, एंड कैपिटल R ज्यादा है। यहां पर इधर की तरफ जा रहे हैं, यहां से पृष्ठ के भीतर की तरफ, गोले के भीतर की तरफ, r इज स्मॉल देन कैपिटल R, भीतर की बात कर रहे हैं। केंद्र पर r बराबर 0 था। अब आप इनको देखिएगा, ये प्रश्न मान लो यहां तक हम, आपने कभी भी वक्र खींचा होगा तो उसमें हमने ई समानुपाती 1/r², यानी 1/r, 1/r², 1/r³ कभी भी इस तरह से खींचा जाता है ऐसा वक्र। इसका मतलब है एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी r का मान घट रहा है, इधर की तरफ जाएंगे तो r का मान घटता जा रहा है, तो e का मान बढ़ता जा रहा है। अब देखो इसमें अंदर यहाँ पे r इज r, यानी इसका मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम की स्थिति है, ये r मैक्सिमम होगा। यहाँ पर स्मॉल r बराबर आपने कैपिटल R रखा है। इस जगह पे अधिकतम की स्थिति है, अधिकतम की स्थिति है। फिर इसके बाद गोले के भीतर की बात कर रहे हैं, E समानुपाती R है। अब दोनों पॉइंट देखने पड़ेंगे आपको, E को और E समानुपाती R और E बराबर 0। जब यहाँ पे R बराबर कितना है 0 है, तब आपने E बराबर 0 निकाला था। अब यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन है तो इसमें यानी ये घट रहा है, E का मान घटेगा, R का मान घटेगा। R का मान घट रहा है, स्मॉल r का मान घट रहा है, तो E का मान भी घट रहा है अंदर, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा 0। और जो समानुपाती है, r का मान घटेगा तो E का मान भी घटेगा। ये समानुपाती का चिन्ह है, E का मान घटेगा तो R का मान भी घटेगा। बताओ केंद्र की ओर जाएंगे, केंद्र पर जाएंगे तो त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी? परिधि से केंद्र की ओर जा रहे हैं, परिधि से केंद्र की ओर जा रहे हैं तो त्रिज्या स्मॉल r का मान घट रहा है, तो E का यानी इस सूत्र के अनुसार E का मान भी क्या होगा, घटेगा।
और लास्ट में ई बराबर केंद्र पर है, केंद्र पर ई बराबर कितना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये भी बाहर की स्थिति का है, बाहर की स्थिति का है, तो इस तरह से ई समानुपाती 1/r²। फिर यहां पर अधिकतम हो गया, यहां पे अधिकतम ई मैक्सिमम, और फिर इसके बाद ये वाली स्थिति आ जाएगी समानुपाती r। इसका मतलब r का मान घट रहा है तो e का मान भी घटेगा, यानी r का मान घट रहा है तो e का मान भी घट रहा है, और लास्ट में e बराबर कितना हो जाता है, जब r बराबर 0 हो जाता है e बराबर भी 0। अब बताओ सबसे ज्यादा अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहां पर है। आपका जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन चल रहा है और उस क्वेश्चन में ये था, मैंने आपको ये समझाया है, आपका क्वेश्चन था केवल एक नंबर में पूछा जाता है, ये एक नंबर में नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है किसी चीज को समझाने के लिए। इसका हमने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है, यहाँ पे प्रोपेगेंडा रचा है, इसको देखिएगा। इसने कहा है कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां होगी। अब बताओ अधिकतम तीव्रता आपको कहां लग रही है, ई मैक्सिमम कहां पे लग रही है, पृष्ठ पर। अतः आपका आंसर हो गया, आंसर पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि किस जगह पर 0 होगा, तो सीधा सवाल e बराबर 0 कहां पे, आप देख लो e बराबर 0, e बराबर 0। यदि पूछा जाता तब आपको ये जवाब देना होता। और ये पूछ सकता है किस जगह पे दूरी का प्रभाव पड़ता है, बाहर और पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर, बाहर और पृष्ठ से, बाहर से पृष्ठ की ओर आने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है, जबकि पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। यहाँ पे बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, घट रही है, ऐसे यहाँ पे बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बढ़ रही है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आपका आंसर इतना ही है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर ऊर्जा घनत्व, सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व कहां पे होते हैं, ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अब आगे कौन सा है इसमें, अब आप देख सकते हैं कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, दा, यानी दूसरे का। फिर आगे देखिएगा 0 पॉइंट क्वेश्चन नंबर, आपने ऊर्जा घनत्व यानी जो कल पहले से पहले ऊर्जा घनत्व निकाला था आपने, पृष्ठीय ऊर्जा यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था। विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा था, स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 0.2 मीटर भुजा वाले घन, एक घन है, ये घन है, और इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 0.2। इसमें कह रहा है 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, इसके भीतर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। Q बराबर 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलक का मतलब एक फलक से, प्रत्येक फलक का मतलब इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, मतलब इसके 6 फलक है। प्रत्येक फलक का मतलब यहाँ पे एक फलक से आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स एक कुल फ्लक्स तो होता है घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स आपके पास फॉर्मूला है phi Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। लेकिन प्रत्येक फलक से निकलने वाला, कल का आपको ध्यान होगा लास्ट में ये टॉपिक समझाया था, फलक 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/6 Q का मान 1 गुणा 10⁻⁻6 और ये हो गया 8
12। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये 8.85 है, हम इसे कैसे भाग देंगे, ये संभव नहीं है। संभव है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम नहीं लेना है, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना होता है ऐसी स्थिति में। तो आपको देखिएगा 1/6 ऐसे लिखना है, 1 गुणा 10 की घात -6 और ऐसे लिख लो 9 गुणा 10 की घात -12। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/6 जो 9 रह गया ये ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 10 की पावर +6, भाई -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का तो जी 9, 1/6 और जो जाएगा यहाँ पे 10 की यानी 10 गुणा 10 की पावर 5/9, 9 का भाग है इसमें 9 × 9, फिर बच्चा 9 × 9, इसी तरह से ये 1 गुणा 10 की घात 5, जो जाएगा 1/6 गुणा 1.111 गुणा 10 की घात 5। अब इसको क्योंकि 6 का भी भाग देना है आपको तो ये करो 11.11 गुणा 10 की पावर 4/6, इसमें भाग दो 6 × 6 और बचे यहाँ पे 5 6 × 48 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से आप कर सकते हैं 1.88, इसमें आपका आंसर जो आ रहा है 1.88 आ रहा है। आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं तो आप 8.8 का भाग देने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। एक घन के अंदर ±q आवेश वाले दो द्विध्रुव रखेंगे, लंबवत रखेंगे, एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स्ट्रा भी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है कि एक घन है, देखना चित्र समझो, आप चित्र समझ में आएगा तो आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये घन है और इस घन में दो द्विध्रुव रखे, एक विद्युत ध्रुव ये है -q +q और इसने कहा है दोनों द्विध्रुव लंबवत रखिए, चाहे किसी भी तरह से रखे हो, आपको ज्यादा ये नहीं कोई करता है। इसमें कुछ समय तो है लंबवत रखें, पर ये किसी भी तरह से रखे हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो गया +q, यहाँ पे हो गया -q। अब आप बताओ इसके भीतर नेट आवेश कितना है? इसके भीतर नेट आवेश 0 है। घन को क्या कहेंगे यहाँ पे? बंद पृष्ठ, घन यानी बंद पृष्ठ। नेट आवेश q नेट इज इक्वल टू 0, q नेट इज इक्वल टू कितना? 0। कुल आवेश कितना? 0 प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, नेट आवेश 0। तो आपके पास सूत्र है phi इज इक्वल टू q/ε0, phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। जब ये 0 है, q का मान 0 है तो ये 0 आ जाएगा, 0। ये एक्स्ट्रा है क्वेश्चन, आपको देखना चाहिए। इसमें एक घन है ना, एक ही द्विध्रुव होता, +q और -q। बताओ नेट आवेश कितना है इसके भीतर? नेट आवेश, अब आपने एक चीज देखी कि इसमें भुजा की लंबाई, इस घन की भुजा की कुछ भी लंबाई हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें दूरी नहीं आती। दूसरा, आप इस बात पे भी निर्भर करता है कि आवेश कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार से हो, कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार से हो, पर अंदर पृष्ठ पर नहीं हो, कोने पर नहीं हो, कोर पर नहीं हो, शीर्ष पर नहीं हो, तो आंसर यही आएगा। लेकिन स्थिति बदलने पर यानी कोर पर है तब अलग, मतलब पृष्ठ से टच कर गया तो फिर लक्ष्य का मान बदल जाएगा। यार अंदर ये जो टच नहीं कर रहा पृष्ठ को तो फिर q/ε0 के अनुसार ही होगा। इसमें कह रहा है एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने
करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बुलबुला है, कल बहुत आपको बताया था बुलबुला। काय का बुलबुला है? आप कह रहे होंगे आपकी मन मर्जी, किसी का बुलबुला मान लो। सोचो आप, कभी कराए बरोबर? हो सकता है कि एक छोटा सा खिलौना आता है, मेले में गए होंगे आप, उसमें एक खिलौना आता है और उसमें बच्चा है फूंक मारता है और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो बुलबुला क्यों फट जाता है, यानी फिर उस थोड़ा दूर जाने के बाद फट जाता है? आपने सोचा होगा कभी, आपने शायद ना सोचा हो, पर मैं आपको बताता हूँ। पृष्ठ तनाव के कारण उसके अंदर अधिक की दाब होता है, अधिक की दाब के कारण वो बुलबुला बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो फट जाता है। इसके कारण अधिक यानी पृष्ठ तनाव के कारण अधिक की दाब की स्थिति में उसके अंदर बुलबुले के भीतर अधिक की दाब का मतलब है बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के दाब से कुछ अधिक होता है, इसलिए बुलबुला बढ़ता जाता है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है और अंत में फट जाता है। मैं उसी बुलबुले की बात कर रहा हूं, यदि उसे आवेश दिया जाए, वो फटे ना, आप सोच लो, पहले आवेश देने से पहले फटा नहीं, अब आपने आवेश देना शुरू करा उसको, तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे वो माइनस आवेश हो। अब इसको आप प्लस आवेश मान लो, माइनस क्वेश्चन के अनुसार माइनस आवेश दे रहे हैं, हो सकता है कि प्लस आवेश दें। अब बताओ कि इसका प्रत्येक भाग दूसरे भाग पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। यानी ये भाग इस भाग पर प्रतिकर्षण बल, ये भाग इस भाग पर प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये और चौड़ता जाएगा, यानी इस पर विद्युत दाब कार्य करेगा। विद्युत दाब कार्य करने के कारण बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन किया गया था उसकी त्रिज्या बढ़ेगी कि घटेगी? बुलबुले का आकार को क्या कहते हैं? त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन है। अब आगे आपने समझ पाया होगा कि अधिक की दाब यानी विद्युत दाब के कारण उसका आकार बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बल के कारण उसका आकार बढ़ेगा, अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर है इसमें आप 6, इसमें कह रहा है कि एक गोले में Q आवेश स्थित है, इससे निर्गत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एक गोला है तो गोला कैसे बनाएंगे? एक गोला है, इसके भीतर Q आवेश है, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स E phi is Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। फिर कह रहा है गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या आधी करने पर त्रिज्या जब आधी करेंगे तो प्लस मान पूछ रहा है, सिंपल सा सूत्र क्या है? phi is equal to Q upon epsilon naught। इसमें आकार का कोई इस सूत्र से स्पष्ट है, इसमें भुजा या त्रिज्या नहीं है, स्पष्ट है कि इसमें भुजा या त्रिज्या नहीं है, तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो त्रिज्या के परिवर्तित करने पर, त्रिज्या को परिवर्तित करने पर फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्रिज्या को परिवर्तित करने पर
फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में स्थित इकाई धनावेश से इकाई धनावेश Q बराबर A, इकाई धनावेश अर्थात Q बराबर A। सवाल में कह रहा है फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई E इक्वल टू पूछ रहा है, तो आपके पास फार्मूला फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 1/एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। दो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि दो चालक गोले हैं, चालक गोले R1 बराबर A, R2 बराबर A, R2 बराबर B, समान पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर समान है, ये समान है। इसमें पूछ रहा है सवाल में कि इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, सतह पर E1 बटे E2 बराबर पूछ रहा है। देखो भाई लोग कैसे E1 बटे E2 बराबर पूछ रहा है, तो आपके पास चालक गोले के लिए पृष्ठ के लिए एक सूत्र होता था, चालक गोले के पृष्ठ पर E इक्वल टू यानी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर इसके दो मेथड है, मैं डायरेक्ट इसको लगा रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने ये क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें पृष्ठ घनत्व दे रखा है, समान पृष्ठ घनत्व दे रखा है। यहाँ दो मेथड हो सकते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले दूसरा भी बता दूंगा। E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1 है बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा 2 बराबर भी तो सिग्मा है ना, तो कितना लिख सकते हैं E1 बटे E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 बटे 1, तो ये आ गया E1 अनुपात E2 बराबर 1 अनुपात 1। इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड इसका फॉर्मूला है, अब देखो इसमें त्रिज्या R1 बराबर कितना दे रखा है, R1 बराबर A, R2 बराबर A। अब आपको इसमें दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं, इसलिए त्रिज्या न करके हमें त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। जब त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है तो फिर हमें कौन सा लगाना है, तब फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये सरल मेथड है, मैंने इसी का उपयोग कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं, चालक सिग्मा यानी त्रिज्याएं A और B में। अब इसमें क्या रहा है, समान पृष्ठ घनत्व नहीं है, सवाल में कह रहा है कि समान आवेश से आवेशित है, वहां पे समान पृष्ठ घनत्व था, यहाँ पे समान आवेश से आवेशित है, समान आवेश तो सवाल में कह रहा है कि इनकी सतहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात E1 बटे E2 बराबर पूछ रहा है। इसमें और उसमें अंतर है। अभी आपने 8वां
उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। देखो क्या है इसमें, आवेश समान है ना, तो आपके पास सूत्र तो वही है अभी आपने करा था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि ये E1 है तो यहां पर ये सिग्मा 1, लेकिन सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q अपॉन क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। अब इसका मान लगा दो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा, अब लिखना है यहाँ पे Q अपॉन ऐसे लगा सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और जो हो जाएगा Q अपॉन a स्क्वायर। आवेश समान है परंतु क्या समान नहीं है, पृष्ठीय समान नहीं है। पहले में पृष्ठीय समान थे इसलिए हमने सेम ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन इसमें पृष्ठीय आवेश यानी आवेश समान है, पृष्ठीय घनत्व समान नहीं है। तो जब पृष्ठीय घनत्व समान नहीं है मैंने आपको उस पृष्ठीय घनत्व का मान लगा दिया है। इसी प्रकार E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन b स्क्वायर। दोनों में भाग दे दो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। E1 अपॉन E2 इसी इक्वल टू आ जाएगा, तो कट जाएंगे सब और क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन। इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r के साथ परिवर्तित आ रही है। किसकी? एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r के साथ परिवर्तन कर दिया। अरे भाई लाला, विद्युत क्षेत्र की लंबे सीधे चालक तार, लंबे सीधे आवेशित तार के लिए E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r आया। ध्यान होगा आपको E समान पाती हो जाएगा 1 अपॉन r। इसके लिए हमने वक्र बनवाया था, आपको ध्यान होगा इसमें r और E के लिए वक्र है, r और E, r और E 1 अपॉन r नहीं है, r और E के लिए तो इस तरह का वक्र बनाया था। और दूसरा वाला जो वक्र बनाया था हमने E और 1 अपॉन r, इसके लिए जो वक्र होता है देखो नहीं, ये इस तरह का इसमें ये है कि r का मान ही गलत है ना, इसमें 1 अपॉन r और इसमें है सीधे 1 अपॉन r, ये r है, r का मान बदलेगा तो E का मान इस तरह से बदलेगा। ये 1 अपॉन r में तो इसका ये सीधा है इस तरह से। अब कौन सा पूछ रहा है, 1 अपॉन r के लिए पूछ रहा है या किसके लिए पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। लास्ट विकल्प क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वर्ग चित्रानुसार प्रदर्शित है। एक वर्ग है और चित्र के अनुसार प्रदर्शित है, ध्यान देना, एक वर्ग है और चित्र के अनुसार प्रदर्शित है। फिर इसमें और कुछ कह रहा है उसे देखिएगा, और फिर ये वर्ग और इसके तल में एक रेखा खींचिए, तल में एक रेखा खींचिए। और फिर कह रहा है इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के साथ वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा बना रही है, ध्यान रखना, इसमें रेखा बना रही है कि कितने डिग्री का, 30 डिग्री का जो रेखा बना रही है तल है, और इस तल से 30 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। मैं एक ब्लैक से बना रहा हूं और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसको समझना है थोड़ा सा ध्यान देकर।
तल में रेखा है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई वेक्टर। अब इसमें इसका जो अभिलंब होगा, अभिलंब यानी इसकी जो दिशा होगी, पृष्ठ की जो दिशा होगी, जो वर्ग है इसकी दिशा होगी, वो अभिलंबन ऊपर की ओर होती है। आप जानते हैं अभिलंबन इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है। तो अब ये ds की दिशा है, इसमें ds वेक्टर ऊपर की तरफ। अब आप बताओ कि जो हम न्यूमेरिकल हल करते हैं वो कोण जो लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का जो कोण लेते हैं, वो जो कोण है वो कौन सा कोण यूज होगा इसमें? इसमें जो कोण है वो ये वाला यूज होता है। आपको ध्यान होगा ये वाला कोण उपयोग करेंगे हम, ये वाला। ये कोण कितने का होगा? ये 30, ये थीटा है। और इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र का यानी विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो ये होता है d phi E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप यहाँ पे s वेक्टर ही ले लें तो आप इस जगह पे भी s ही रखेंगे और इस जगह पे s e। और इनके बीच में जो कोण होता है वो कितने का लग रहा है आपको? es cos थीटा। और es cos थीटा, es cos थीटा की जो वैल्यू दे रखी है cos, आप बताओ कितने का बचेगा यहाँ पे कोण? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री, जो जाएगा 60 डिग्री। es phi is equal to es cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2। अब देखिएगा इसमें किस किस के मान दे रखे हैं। इस वर्ग की भुजा 1 है, इस वर्ग की भुजा दे रखी है a। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a गुना a। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और 1/2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? a² 2। एक बार क्वेश्चन का आंसर मे बी पॉसिबल कि गलत हो आपकी किताब में, तो इस तरह से मेरी ओर से जो आंसर है कि a² 2 है।